हेलो शर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 5। तो ये डीपीपी 5 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ईएमआई, एसी और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, वाईडीएससी। तो 3 चैप्टर हैं इस डीपीपी नंबर 5 में। टोटल 45 क्वेश्चन है। जेई एडवांस की रिवीजन के लिए सफिशिएंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ईएमआई, एसी एंड वाईडीएससी। तो पहले आप क्या करेंगे, कॉपी रिवाइज करिए। 1 घंटे ईएमआई, 1 घंटा एसी और 1 घंटा वाईडीएससी, आधे घंटा वाईडीएससी रिवाइज करिए। 3 घंटे में तीनों को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद इसको आप अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आंसर को मैच कराइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीपीपी 5 और उसके आंसर्स अपलोडेड होंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, आंसर मैच कराइए, अटेम्प्ट करिए, आंसर मैच कराइए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसके वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और प्रॉपरली एक्सप्लेन हो। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल मूविंग एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड वेलोसिटी v, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का, एट डिस्टेंस शोन इन द फिगर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी एग्जिट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कह रहा है ए और बी के बीच में बताइए कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर एक रॉड एंगुलर स्पीड ओमेगा है और एक ट्रांसलेट भी कर रहा है, मतलब ऐसे भाग रहा है ऐसे, तो इस एंड के बीच में बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसी स्टैंड पे। ओके, चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, इसके बीच का पूछ रहा हूं। तो याद करिए हमने एक फॉर्मूला नोट कराया था आपसे, ईएमएफ बिटवीन 2 पॉइंट इन रोटेटिंग इन प्योर रोटेशन इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। याद करिए, ऐसा था ना, कहा था कि ऐसा पॉइंट है, ये फिक्स एक्सिस की तरफ से काम कर रहा है, तो ओमेगा से घूम रहा है, लेंथ एल है, तो इसके बीच का जो ईएमएफ आता है, दिस इज नथिंग बट बी ओमेगा एल स्क्वायर अपान 2 होता है, वी बी एल। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। बट कहा था ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब ये वाला एन या तो फिक्स एक्सिस की तरफ से काम करे, या तो ये आई ए आर की तरफ से काम करे, इंस्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोल प्ले करे। अब इसमें तो इंस्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ना ए है ना बी है, ये तो ऐसे भाग रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो ये नहीं पता कहां पे, तो अपने मन से मान लो कि यहां से x दूरी नीचे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, रॉड का लेंथ कितना है, दिस वन इज l/2, यहां से लेके यहां तक l होगा, तो दूरी l/2 होगी। अच्छा, ये अगर आई आर है तो आई आर के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर तुम्हें बतानी है, दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा से आता है, v बराबर r ओमेगा से। तो अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा, r यहां से लेके यहां तक की दूरी है, दिस वन इज x, दिस इज l/2, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस l/2 r इंटू ओमेगा। इससे आपको x की वैल्यू मिल गई, कितने, x की वैल्यू मिलेगी आपको v माइनस l/2 ओमेगा, ओमेगा अपान ओमेगा आएगा, दिस इज वैल्यू ऑफ x। ओके, अब इसको मान लेते हैं m, और एक काल्पनिक रॉड यहां तक मान लो, यहां तक मान लो, तो इसके बीच का ईएमएफ निकालेंगे, इसके बीच का निकालेंगे, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो, ईएमएफ बिटवीन ए एंड एम, काल्पनिक मेटल रॉड मान लो, ये इस फॉर्मूला ये यूज करेंगे, 1/2 बी ओमेगा
एल एल यहां से ए की दूरी है, तो ये दूरी एल है, ये दूरी एक्स है, तो क्या बनेगा एल प्लस एक्स। नाउ ईएमएफ बिटवीन बी एंड एफ, इसके बीच का, इट इज 1/2 बी, अच्छा ये एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर बनेगा बी ओमेगा, और ये दूरी क्या है एक्स है। हमें पता करना ए और बी का, दोनों को सेपरेट कर दीजिए, बनेगा 1/2 बी ओमेगा, इसमें ए घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो बनेगा कितना एल प्लस 2x बनेगा, और ए में से बी घटाएंगे तो बनेगा एल। अब इसमें आपको x की वैल्यू प्लेस करनी होगी, जो कि ये है, याद रख दीजिए, तो बनेगा 1/2 बी ओमेगा एल, ये बनेगा एल प्लस 2x, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा ट्वाइस ऑफ बी, और 2 यहाँ जाएगा तो एल ओमेगा बनेगा अपॉन ओमेगा, तो दिस वैल्यू इज 1/2 बी ओमेगा एल, ब्रैकेट में ये बनेगा एल ओमेगा, जो कि इसे कट कर देगा, ये क्या बनेगा 2b अपॉन ओमेगा, तो आंसर इज ओमेगा से ओमेगा कट गया वीवीएल। तो आंसर इज वीवीएल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में क्या रहा, एसी सर्किट का क्वेश्चन है, इन एलआर सर्किट द करंट इज लैगिंग बाई π/3, इसमें करंट लैग कर रहा π/3 विथ अप्लाइड वोल्टेज, द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे फेजर डायग्राम बना लेते हैं, क्यों, तो मैं यहीं पे फेजर डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, तो आर को हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे, ओमेगा एल को वर्टिकल दिखाएंगे। आर इज व्हाट 10, और ओमेगा एल कितना है, ओमेगा एल, दिस वन इज ओमेगा एल, ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई एफ कितना 50 है, ओमेगा एल देखो फ्रीक्वेंसी 50 है ना, तो 2 पाई एफ ओमेगा इंटू एल, एक्सएल इतना होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा एम्पिडेंस जेड, और एंगल क्या है π/3 विद अप्लाइड वोल्टेज, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और ये जेड होता है ना वोल्टेज की लाइन होती है, ये वोल्टेज की लाइन होती है और ये करंट की लाइन है, तो यहाँ पे वोल्टेज की लाइन दिखाओ, यहाँ पे करंट की लाइन दिखाओ। अच्छा, इस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 10 है, हाइपोटेनस जेड है, इससे जेड कितना आएगा 20। अच्छा, कोई पूछे करंट कितना आएगा, जो करंट होता है दिस वन इज वी आर एम एस 100 डिवाइड बाई जेड, 100/20, दिस इज 5 एम्पियर, करंट इज 5 एम्पियर, एल कितना आएगा। अच्छा, इस ट्रायंगल में मैं ये लिख सकता हूँ कि tan 60 डिग्री इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो दिस लेंथ इज दिस वन, तो tan 60 डिग्री इट इज √3 इक्वल्स टू दिस लेंथ इज दिस वन, 2 पाई 50 इंटू एल डिवाइड बाई बेस 10, तो 10 से 10 कट गया, एल की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज √3 अपॉन 10 पाई, √3 अपॉन 10 पाई एंड 5, द आंसर इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल लार्ज प्लेट्स 1 2 3 फिक्स एट सेपरेशन d from each other, the area of each plate is a, the plate 1 given a charge plus q, while plate 2 and 3 are neutral, 2 और 3 को न्यूट्रल रखा गया है, इसको आपने q चार्ज दे रखा है। and are connected with each other through a coil of inductance L,
इंडक्टेंस एल से कनेक्ट कर दिया गया, स्विच एस। रेजिस्टेंस ऑफ द all connected wire is neglected, the maximum current through the coil after closing the switch। इससे मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा। चलिए पहली बात ये क्वेश्चन एलसी ऑसिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर्स बनेंगे। व्हाइट बोर्ड पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी प्लेट्स बना लीजिए, इस पे क्यू चार्ज है। तो एक प्रॉपर्टी है ये है कि आउटर मोस्ट सरफेस के जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, टोटल चार्ज के सम का हाफ होता है। तो तीनों प्लेट पे टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। तो टोटल सम इज क्यू, तो क्यू का हाफ जो होगा वो इधर आएगा, दैट इज क्यू बाई 2, इधर भी आएगा क्यू बाई 2। अच्छा ये क्यू बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा क्यू बाई 2, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू बाई 2। समझ गए कैसे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्यू बाई 2 आया तो टोटल क्यू है, तो यहाँ पे क्यू बाई 2, यहाँ पे अपोजिट तो माइनस क्यू बाई 2, ये न्यूट्रल तो क्यू बाई 2, अपोजिट माइनस क्यू बाई 2, न्यूट्रल क्यू बाई 2। और आपने बैटरी को इंडक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कह रहा इससे मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा। अच्छा इससे जो भी चार्जेस निकलेंगे या आएंगे वो हमेशा इस प्लेट और इस प्लेट के जो ये सरफेस है ना, इसी सरफेस पे स्टोर होंगे, बाकी कहीं का भी चार्ज चेंज नहीं होता। तो जब ये चार्ज फ्लो करता है तो यहाँ और यहाँ का चार्ज चेंज होता है, इधर सरफेस पे चार्जेस चेंज होते हैं, इक्वल अपोजिट रहेगा। ओके तो क्या होगा कि ये इंडक्टर है ना, ये कॉइल इंडक्टर है, तो यही चार्ज पूरा पूरा इस इंडक्टर में जाएगा। यहाँ से क्यू बाई 2 निकल के यहाँ पे आके जीरो कर देगा, यहाँ पे जीरो। मतलब ये जो कैपेसिटर की एनर्जी है, यहाँ की एनर्जी वही इस इंडक्टर की टोटल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो इसका करंट मैक्सिमम आएगा। तो इस कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू की जगह पे क्यू बाई 2, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ से आई मैक्स आएगा तो बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 2 कटेगा 4, सी 20 की दूरी डी है और सरफेस एरिया ए है, 20 की दूरी डी है और सरफेस एरिया ए है। तो आंसर सी के टर्म में तो दे रहा है, कोई बात नहीं। तो आंसर इज मिल गया आंसर वहीं से, सी रहने दो और एल यहाँ जाने दो, दैट इज आई स्क्वायर। व्हाट इज आई, आई इज क्यू अपॉन 2 रूट एल सी, क्यू अपॉन 2 रूट एल सी, तो आंसर इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, क्योंकि भी का फंक्शन ये है। चलिए बताता हूँ, और इसी रिवाइज करेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। ये 8, 8 और 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 8, 8, 2 इस पे लिखा गया है 10 sin 50 पाई टी। और इसके बीच का इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फेजर बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस 8 है तो 8 दिखाएंगे उसमें, इंडक्टेंस का रिएक्टेंस 8 है, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस 2 है। तो क्या बनेगा, 8 ऐसे दिखाऊंगा, ये बनेगा कितना 6, 8 माइनस 2 इज 6, रिजल्टेंट कितना आएगा 10, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट 10, एंड दिस एंगल इज 5, और दिस इज द वोल्टेज लाइन एंड दिस वन इज द करंट लाइन, करंट लाइन। अच्छा व्हाट इज
tan phi. Tan phi is this length upon this length. ये length 6 है, ये length 8 है. 6 upon 8. It is 3 upon 4. Then what is phi? 37 डिग्री. अच्छा, तो इसमें जो करंट का फंक्शन बनेगा, करंट का फंक्शन 10, पीक वोल्टेज इज 10 एंड एम्पिडेंस जेड इज 10. ये भी तो 10 है, ये भी 10 है. पीक वोल्टेज इज 10 एंड एम्पिडेंस इज 10. तो व्हाट इज करंट? तो पीक वोल्टेज अपॉन एम्पिडेंस 10 अपॉन 10, दैट इज 1. साइन ये टर्म ऐसे ही रहेगा. देखो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, कितना एंगल? फाई एंगल. तो वोल्टेज का फंक्शन ये है, तो करंट का फंक्शन में क्या आ गया? फाई एंगल कम आएगा ना. फाई एंगल क्या है? 37 डिग्री. 37 डिग्री कम कर दो. दिस इज द करंट फंक्शन. अच्छा, करंट और वोल्टेज रजिस्टर में सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है. तो v को क्या लिखेंगे? सिंपल i इंटू आर कर देंगे. i1 इंटू आर 8, तो बनेगा 8 इंटू साइड वही रहेगा, फेज चूंकि सेम होता है. दिस इज द आंसर v1. तो 37. एट का टर्म बनना चाहिए. अच्छा, 8 का टर्म आना चाहिए इसमें. तो 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और माइनस का टर्म बनना चाहिए. आंसर इज डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है. 5 में कह रहा है कि इन सर्किट सोन द स्विच इज क्लोज एट t बराबर 0. t बराबर 0 पे अपनी स्विच को क्लोज किया. द करंट i1 i2 i3, i1 i2 ये करंट बता करना. अच्छा, t बराबर 0 पे जो कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटर ये ओपन सर्किट से काम करेगा. मतलब इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. ये जो करंट आएगा वो ऐसे जाएगा, फिर इसमें जाएगा. और t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे इंडक्टर कंडक्टिंग वायर बन जाता है, तो करंट इससे फ्लो नहीं करेगा. तो i2 हो जाएगा 0. i2 विल बी 0. i2 विल बी 0. तो i3 का जो करंट आएगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा. तो i1 और i3 इक्वल होगा. नहीं, t बराबर 0 पे गलत हो गया. t बराबर 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट बनता है, कैपेसिटर तो कंडक्टिंग वायर बन जाता है, कंडक्टिंग वायर बन जाता है. तो जो नया सर्किट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा t बराबर 0 पे. बैटरी कैसे दिखाओ? तो t बराबर 0 पे कैपेसिटर कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, कंडक्टिंग वायर ऐसा बन जाएगा. और ये ओपन सर्किट बन जाएगा. ठीक है. तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, दैट में, फिर ऐसे ये है ना. ठीक है. तो इसको हम बनाएंगे कहाँ पे? और ये करंट क्या है? i1 है. ये करंट क्या है? i3 है. ये करंट क्या है? i2. अच्छा, i2 और i3 इक्वल हो जाएगा ना. ये जो करंट आएगा वो ऐसे जाएगा ना, ऐसे. तो i2 और i3 इक्वल आ रहा है, i2 और i3 इक्वल आ रहा है. एक काम करता है, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसको दोबारा व्हाइट बोर्ड में बनाता हूँ. इसको नंबर 1 दे दो, सेम पोटेंशियल मेथड. इसको भी 1 दोगे. अच्छा, ये और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है. इस वाले वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है. इसको हटा दो यहाँ से, करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो हटा दो.
मतलब ये तब फिर ऐसा बनेगा, अब सर्किट ऐसा बनेगा। देखो ये 1 नंबर दिया, इसको भी 1 दिया, तो तुम मुझे बताओ, ये तो रजिस्टर बेकार हो गया ना, ये तो बेकार हो गया, अब इससे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये जो करंट आएगा ना, ये जो करंट आएगा वो ऐसे निकलेगा ऐसे। इस मीन्स I2 और I3 जीरो जीरो जीरो, और ये जो करंट I1 बनेगा, I1 इज नथिंग बट नेट पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का, दैट इज 14, रेजिस्टेंस 10, 14 upon 10, आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या रहा है? An LCR series circuit in resonance with the frequency of applied AC generator. Select the incorrect statement. LCR circuit is in resonance with frequency of applied AC generator. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तभी होती है जब एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी उसके बराबर मैच कर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। रेजोनेंस पे क्या होता है? द पावर कंजम्पशन डिक्रीजेस इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स पावर कंजम्पशन पावर का फंक्शन ऐसा बनता है इस तरीके से। तो चाहे तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो तो चाहे डिक्रीज करो तो, सॉरी पावर की ग्राफ उल्टा बना दिया मैंने, ऐसा होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की पावर सबसे ज्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तभी भी पावर कंजम्पशन घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे रेजोनेंस से तभी भी पावर घटेगा। ये पार्ट करेक्ट ऑप्शन है, बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन सिलेक्ट इनकरेक्ट करना है। एम्बिडेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेस इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो तो एम्बिडेंस इंक्रीज कर जाएगा, तभी तो करंट घटेगा। एम्बिडेंस इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी, ये सही कह रहा है। सी पार्ट जो है वो एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, मार्क कर देना। डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सीरीज RLC सर्किट इन रेजोनेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटर सर्किट। ये ध्यान रखना, ऑसिलेटर सर्किट होता है जो कि टीवी सिग्नल ओवर में यूज होता है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 बस याद करना और इसके अलावा कोई काम नहीं, एडवांस में पूछेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन सीरीज LR सर्किट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज 8 वोल्ट एंड अक्रॉस रजिस्टर इज 6 वोल्ट, देन वोल्टेज अप्लाइड एंड पावर फैक्टर ऑफ सर्किट रिस्पेक्टिवली आर। सीरीज LR सर्किट है, हम फेजर डायग्राम का यूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में कह रहा है, 8 क्वेश्चन है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर का 8 वोल्ट है और रजिस्टर क्या दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आएगा, दैट इज 10 वोल्ट। ये सोर्स का वोल्टेज है, सोर्स का वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट। देन अप्लाइड वोल्टेज इज 10 एंड पावर फैक्टर, ठीक है 10 वोल्ट। अब पावर फैक्टर तो ये व्हाट इज cos phi, cos phi इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 6/10, दिस इज द पावर फैक्टर 0.6, so 10 and 0.6 is answer. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन द डायग्राम शोन द वायर P1 Q1 and P2 Q2 each of length 40 cm are made of slide on the rail with same speed 5 meter per second. In the region a magnetic field 1 Tesla, the electric current in 9 kilo ohm. ठीक है, देखो ये रॉड है ना, ये इधर मूव कर रहा है, 2 किलो ओम की भी है 2 किलो ओम का भी है, तो ये मोशनल ईएमएफ की तरह से काम करेगा। अब मोशनल क्या होगा V क्रॉस B, डायरेक्शन में आएगा VBL होगा,
VBL और डायरेक्शन हायर प्रोड्यूस रहेगा, V इधर, V आगे है ना, इसका V आगे है, V अंदर है, तो V की तरफ फिंगर करो, B की तरफ घुमाओ, V क्रॉस V, थंब ऊपर, हायर पोलैरिटी दोनों ही रॉड में ऊपर को आएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओगे तो व्हाइट बोर्ड पे तुम्हें ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, और इस ईएमएफ की वैल्यू VBL, V कितना है 5 V, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला, L कितना है, L इज 40 सेंटीमीटर, 0.4 कर दे, दिस इज 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का ये है। अब पूछ रहा इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इक्विवेलेंट बैटरी का हेल्प ले लो ना, इसका इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ ई बनेगा, E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R1 अपन 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 लगाना, तो ईएमएफ आएगा E, लेकिन ये दोनों पैरेलल है, इंटर रेजिस्टेंस आ जाएगा 1, तो सर्किट बन जाएगा इस तरीके से, ईएमएफ अभी भी E आएगा बट ये हो जाएगा 1 किलो, ये आएगा 9 किलो, इसमें जो करंट फ्लो करेगा I, दैट इज ईएमएफ अपन नेट रेजिस्टेंस, तो 9 और 1 10 किलो 10 का पावर -3 प्लस 3, और E किसके बराबर है 2, उठा कर रख दो यहाँ पे 2, तो क्या बनेगा 0.2 10 पावर -3 एम्पियर, तो 0.2 मिली एम्पियर, बोथ वायर मूव टुवर्ड लेफ्ट, अगर दोनों वायर किधर मूव करें, हाँ लेफ्ट मूव करें या राइट मूव करें, बात एक ही है, अगर दोनों लेफ्ट मूव करेंगे तो 0.2 आएगा, इधर मूव करें तभी 0.2 आएगा, बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, अपोजिट मूव करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज D, distance between the slit and screen is capital D, in the interference pattern there is a maxima exactly in front of each slit, then the possible wavelength used in the experiments are. Question number 10, इसकी 20 की दूरी स्मॉल d के बराबर है, ये दूरी कैपिटल D के बराबर है, और सेंट्रल मैक्सिमा यहां मिलता है, करेक्ट, ठीक इसके सामने यहां पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, मैक्सिमा एग्जैक्टली इन वन ऑफ ईच स्लिट, मैक्सिमा मिल रहा है, यहां पे मैक्सिमा मिल रहा है, ब्राइट फ्रिज मिल रहा है, ओके, तो आपको क्या निकालना होगा, इसमें एक वेव ऐसे जाएगी, एक वेव ऐसे जाएगी, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आएगा, पार डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना आएगा, वो इस लेंथ में से लेंथ घटाएंगे, अच्छा ये लेंथ कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट होगा, दिस इज डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बनेगा, ये जो दूरी बनेगी, ये दूरी किससे आएगी, डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर का अंडर रूट बनेगी, उसमें से ये दूरी घटाएंगे, ये दूरी तो डी के बराबर है, फॉर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन लैम्डा होनी चाहिए, उन्होंने क्या पूछा, पॉसिबल वेवलेंथ पूछा, वेवलेंथ, तो यहाँ से वेवलेंथ निकालेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ से डी कॉमन निकाल लो, तो बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी का स्क्वायर का पावर 1/2 एन लैम्डा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे तो 1/2 आएगा, डी से डी कट जाएगा, तो बनेगा डी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल डी बराबर एन लैम्डा, व्हाट इज वेवलेंथ, डी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल डी इंटू स्मॉल एन, अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, एन की जगह पे 1 प्लेस करो, 2 प्लेस करो, 3 प्लेस करो, 4 प्लेस करो, आएगा,
तो डी स्क्वायर अपॉन 2d बनेगा, डी स्क्वायर अपॉन 4d बनेगा, डी स्क्वायर अपॉन 6d बनेगा, एटसेट्रा. दिस इज द आंसर्स ऑफ द लैम्डा. तो 2d, 4d and 6d. C part is answer. Question number 11. 11 में कह रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, square loop of side A, xy plane as shown in the figure. In the region, there is non-uniform time dependence magnetic field B, where T is time C is constant. The magnitude of EMF induced in this loop. इस लूप में कितने का EMF डेवलप होगा? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? फ्लक्स निकालेंगे. फ्लक्स निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो EMF आ जाएगा. ओके, तो इस लूप को हम कहाँ बनाएंगे? व्हाइट बोर्ड पे. ये भी साइड लेंथ है. अब मैग्नेटिक फील्ड वाई पे डिपेंड कर रहा है. अब मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन है वो है सी वाई क्यू टी स्क्वायर. सी वाई क्यू टी स्क्वायर. क्या करेंगे? फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे. वाई पे जाएंगे, डी वाई के स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे. फंक्शन वाई में चेंज हो रहा है ना, इंटीग्रेशन वाई में हो, स्ट्रिप वाई में सेलेक्ट करेंगे. तो वाई पे जाके एक डी वाई का स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे. और इस स्ट्रिप से जो फ्लक्स लिंक होगा दैट इज डी फाई. दिस वन इज यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड दैट इज सी वाई क्यू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये वाला एरिया. ये एरिया क्या आएगा? ये डी वाई है, ये ए है, ये डी वाई. देन दिस एरिया इज ए डी वाई. नाउ इंटीग्रेशन नेट फ्लक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? 0 से ए तक. 0 से ए तक इंटीग्रेट करेंगे. 0 से ए तक. यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू सॉल्व होगी क्या आ गई? दिस इज सी ए टी स्क्वायर. सी टी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, वाई क्यू डी वाई के इंटीग्रेशन बनेगा. तो वाई का पावर 4/4 बनेगा, ए का पावर 4/4 आ जाएगा. दिस वैल्यू इज सी ए का पावर 5 टी स्क्वायर अपॉन 4. दिस वन इज द फ्लक्स. व्हाट इज ईएमएफ? डी फाई बाई डी टी. डिफरेंशिएट को डी फाई बाई डी टी. तो टी स्क्वायर का बनेगा 2t, तो 2/4 1/2 बनेगा 1/2 सी ए का पावर 5 e/t. एंड दिस वन इज आंसर 1/2. आंसर इज सी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 12. 12 में कह रहा है कि इन वाइडियस सी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1 मीटर. द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 1 mm and wavelength is used this. The distance of 100th maxima from the central maxima is. ठीक है, ओके. तो हम इसको फिर व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12. Small d is 1 mm. Capital D is 1 meter. And wavelength used is 5000 nanometer. So this is 5 into 10⁻⁶. क्या रहा क्वेश्चन में? डिस्टेंस ऑफ 100th मैक्सिमा. यहाँ से 100th मैक्सिमा की दूरी कितनी है? 100 लग गया ना. तो देखो, सबसे पहले हमें जब भी 100 लग जाए ना तो ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि y बराबर ए डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लगाए कि नहीं लगाए. ये तभी लगाते हैं जब डी साइन थीटा की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, या डी साइन थीटा की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1/50 का ऑर्डर हो, तब लगाते हैं. तो 100 चल रहा है ना, पता करना है हजारवा कहाँ बनेगा.
100 वाला कहाँ बनेगा, तो तुम्हें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जहां भी बनेगा। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस दैट इज डी साइन थीटा equals to n lambda equivalent for maximum. N is 100 into lambda is 5 into 10 power minus 6. D की वैल्यू क्या है, 10 power minus 3 रख दो, साइन थीटा ये बनेगा 5 into 10 to the power minus 4 बनेगा ना, माइनस 6 और 100 -4 बनेगा। यहाँ से आएगा साइन थीटा की वैल्यू, दिस वन इज, ये -1 बनेगा, 1/2 बन जाएगा। दिस मीन्स थीटा इज, अच्छा तो ये जो थीटा है, दिस थीटा इज 30 डिग्री, ये है वाई 1/2, मतलब आप तुम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हो कि 1/2 है ना, जबकि ये 1/50 आना चाहिए था, नहीं आया, तो ये नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। अब tan थीटा बराबर लगाएंगे y/d, तो tan थीटा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू y/कैपिटल डी, कैपिटल डी 20 की दूरी है 1 मीटर, तो tan 30 इज 1/√3, इसको लिख सकते हो √3/3, √3 होता है 1.7 समथिंग, करीब 0.63 समथिंग चलेगा। के 18, ओके, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, ये कितना आएगा, 1/√3 है ना, ये 0.6 समथिंग बनना चाहिए, चेक कर लेना कैलकुलेशन इसका, ये अप्रोक्सीमेट ना बी पार्ट में दिख रहा है। 13 A rectangular loop of side length L B placed in xy plane, uniform but time varying magnetic field B is this one. The magnitude of EMF in this loop is, कुछ नहीं करना है, xy प्लेन में है ना, तो पहले फ्लक्स निकालें, ठीक है, xy प्लेन में है तो एरिया वेक्टर बनेगा, एरिया वेक्टर क्या बनेगा, L का स्क्वायर इंटू के कैप, ये बनेगा, तो xy प्लेन में है, xy प्लेन में, तो एरिया वेक्टर xy प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो किधर आएगा, जेड में, एरिया L स्क्वायर इंटू के कैप। अब फ्लक्स क्या आएगा, जो फ्लक्स आएगा वो आएगा डॉट प्रोडक्ट से, बी डॉट एस, इस फील्ड को एस से डॉट प्रोडक्ट करो, जब इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 50 L स्क्वायर बनेगा, 50 L स्क्वायर बनेगा। EMF क्या होगा, डिफरेंशिएशन d∅dt दैट इज 0, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, L तो कांस्टेंट है, आंसर इज 0। 14 में कह रहा है कि अर्थ सरफेस इज कंडक्टिंग विद द यूनिफॉर्म डेंसिटी सिग्मा, इट रोटेट इन एक्सिस एंगुलर स्पीड ओमेगा, assuming the magnetic field due to the sun at earth atmosphere stand in uniform field B pointing along earth axis, then EMF developed between the pole and equator of earth due to this field is 14। हम अर्थ बनाते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे बी के बराबर, कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, पूछ रहा है इसके और इसके बीच में बताइए ईएमएफ कितना डेवलप होगा, अगर ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से बना तो देखो इसको इस तरीके से बनाओ, ऐसा लाइन बना लो, इसको लिख लो ए, इसको लिख लो बी, इसको लिख लो सी। तो अब एक काम कर सकते हो, EMF बिटवीन ए एंड बी निकाल लो, दैट इज E1,
EMF बिटवीन B एंड C निकालो, दैट इज EMF बिटवीन A एंड B इज E1, EMF बिटवीन B एंड C इज E2, दोनों को जोड़ दो। EMF बिटवीन A एंड C, A और C की बीच की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2। आंसर E1 क्या आएगा? अच्छा ये लाइन है ना, ऐसी लाइन है, अगर ये लाइन ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल चल रही है तो क्या ABC EMF डेवलप होगा? ना, EMF तभी डेवलप होता है जब उस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करती है, या वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड को कट करे। तो अगर लाइन ऐसे है और फील्ड ऐसे है तो फिर इसके अक्रॉस EMF डेवलप होगा? नहीं, कि ऐसे घूमा ना, ऐसे फील्ड ऐसे तो कट करेगा नहीं, तो इसके बीच में डेवलप नहीं होगा। E1 इज 0, तो आंसर इज प्लस E2। E2 इज EBC, इसके बीच का पता करना। ये तो क्वेश्चन वैसे ही हो गया कि एक रॉड है, अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ये आ रही, अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से B के बराबर है। तो बताओ इस एंड और इस एंड के बीच में कितना डेवलप होगा? तो ये तो एक्सिस बन गया। E2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 B ओमेगा इंटू इस लेंथ का स्क्वायर, दैट इज RE। आंसर क्वेश्चन 1/2 B ओमेगा RE। 15. A series RLC circuit is connected to an AC generator. The instant at which the current in circuit is 0, the energy stored in capacitor inductors are. Series RLC circuit is connected to an AC generator is 0. ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे चले सकते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 15 है ना, 15 डिस्कस कर रहा हूँ। इस सर्किट में करंट का फंक्शन लिख लो, I बराबर बना है I0 साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, एक फंक्शन मान लो करंट का। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज का फंक्शन बनेगा, वोल्टेज का फंक्शन वो क्या बनेगा? V0 cos ओमेगा टी प्लस π/2 ऐड करना है, क्योंकि वोल्टेज लीड करेगा। और कैपेसिटर में क्या बनेगा? माइनस V0 cos ओमेगा टी बनेगा। कह रहा है जिस वक्त करंट 0 है, स्टेट करंट इन सर्किट इज 0, तो अगर वो 0 हो रहा है, अगर ये वैल्यू 0 हो रही है मतलब साइन ओमेगा टी 0 हो रहा है, तो cos ओमेगा टी क्या आ जाएगा? 1, दैट इज V0, cos ओमेगा टी 1, दैट इज माइनस V0। इसका मतलब कि इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज अपनी पीक पे हो। तो क्या रहा है? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स आर। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर। तो भी मैक्सिमम पहुंच गया ना, इंडक्टर कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम आ गया, तो UC मैक्सिमम पे जाएगा। और इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है? हाफ LI स्क्वायर। जब I 0 हो जाएगा, I 0 तो UL 0, तो मिनिमम और मैक्सिमम होगा, कैपेसिटर पे मैक्सिमम आएगा। तो इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम और इंडक्टर पे 0। आंसर इज डी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे क्वेश्चन, मतलब कल के क्लास में डिस्कस करेंगे 30 तक।